गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्राफिकल मेथड? थोड़ा ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। और हो सकता है कि मेरा लैब से डिस्चार्ज हो जाए, जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड, सबसे पहली बात, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। Graphical solution is limited to linear programming models containing only two decision variables. ग्राफिकल मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेशन चाहिए कि इसमें अगर दो से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल्स होंगे तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या अगर कैलकुलेशन करना भी पड़ा तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो डायमेंशन ज़्यादा अलग हो जाती हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल होंगे तो फिर हम एक्स और वाई में फिर हम उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। जब एक्स और वाई में डिनोट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे, और जब ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो फिर हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या? व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द ग्राफिकल मेथड? तो द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट ईच इनइक्वालिटी एज इक्वेशन। मतलब कि सभी जितनी भी इनइक्वालिटी हैं उनको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर स्टेप 2, प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ। सभी इक्वेशंस को ग्राफ में फिर बदलना है। फिर सेट द फीजिबल रीजन, हाईलाइट द कॉमन फीजिबल रीजन। जो हमारे पास फीजिबल रीजन आएगा उसको हम सेडेड कर देंगे, और जो हमारे पास जितने भी इक्वेशंस हैं, मतलब कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, उनमें से जो कॉमन है उसको अलग सेट कर लेंगे। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनसे जो रीजन बनेगा वो कहलाता है आपका फिजिबल रीजन। तो ये लेट वालों से बहुत परेशान रहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन, अब अगर इफ इट सेटिस्फाई ऑल द कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। अब फिजिबल क्या होता है कि अगर जितने भी पॉइंट आए विद नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट के साथ, अगर वो सभी पॉइंट सेटिस्फाइड करते हैं इक्वेशन को, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन फिजिबल है। अदरवाइज सॉल्यूशन इनफिजिबल है, ठीक। आगे अगला स्टेप क्या है? Substitute the coordinates of the corner points into the objective function to see which gives the optimal value that will be optimal solution. जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं, इसमें जो हमारे पास फिजिबल रीजन है उसमें जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उन सबको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट से हमारा सॉल्यूशन फिजिबल आ रहा है। अगर फिजिबल आ रहा है तो फिर हम उसमें से कौन सा हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ इट मैक्सिमाइज, इफ इट इज ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि अगर जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z बराबर, उसमें अगर मैक्सिमाइज का फंक्शन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे सॉल्यूशन को मैक्सिमम दे रहा है, और अगर मिनिमाइज फंक्शन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो जो पॉइंट, जो जो कोऑर्डिनेट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा होगा, मतलब कि एक ही होगा, ये तो मैक्सिमाइज फंक्शन होगा तो जिस कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमम होगा, और अगर मिनिमाइज फंक्शन होगा तो जिस कोऑर्डिनेट पर मिनिमम होगा, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अनबाउंड सॉल्यूशन, if the values of the objective function can be increased or decreased indefinitely, such solution are called unbound solution. अब अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको इस तरह का पॉइंट दे रहा हो, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद भी हम अपने सॉल्यूशन को घटा या बढ़ा सकते हो। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा अनबाउंड सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? इट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसा जो एग्जिस्ट ही ना होता। वो हम इसमें पढ़ेंगे, हर तरह का एक एक पढ़ेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन किस तरह का होता है। इट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज नो कॉमन फीजिबल रीजन। जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। आप समझते हैं, इसका न्यूमेरिकल लेते हैं एक, और उसको समझते हैं कि हम उसको कैसे निकालेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। ये मतलब कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2, मतलब कि जेड की वैल्यू को हमें मैक्सिमम करना है किस कंडीशन में कि 5x1 प्लस 7x2। यहाँ पर x1 और x2 की हमें वैल्यूज निकालनी है ग्राफिकल मेथड से। वो ऐसे कोऑर्डिनेट होने चाहिए जिससे हमारे पास जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ पाए। सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये एक हमारा पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है। दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, ये दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है। तीसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, ये तीसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है। मतलब कि अब ये फिर आगे दिए हुए x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, मतलब कि हमारे x1 और x2 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। अब हमारे पास ये तीन जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट मेन दिए हुए हैं, फर्स्ट है x1 इज लेस देन इक्वल टू 6, दूसरा 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, और तीसरा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। इन तीन इक्वेशन से हम यहाँ पर तीन लाइन ड्रॉ करेंगे। हम तीन इक्वेशन से तीन लॉ ड्राइंग करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि हमारे पास जितनी भी इनइक्वलिटी हैं उनको हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे। जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x1, मैं यहाँ पर वर्ड में लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। x1 अभी भी नहीं, x1 लेस देन इक्वल टू लेस देन लेस देन और इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका। ठीक, पहला इक्वेशन है x1 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6। तो अब हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि जो ये हमारे पास ये वाला सिंबल है इसको हटा करके हम केवल ऐसा कर लेंगे कि x1 बराबर 6 है हमारे पास। ठीक, ये x1 बराबर 6 है। अगला इक्वेशन क्या है? 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। 2x1 प्लस 3x2, देखिएगा 2x1 फिर यहाँ प्लस 3x2 3x2
अभिषेक अपना माइक बंद कर दो भाई। ये आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हमें इसको इक्वलिटी में चेंज करना है। तो जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो पहले यहां से ये लेस देन वाला साइन हटा देंगे और इस तरह से एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, जब इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इस इक्वेशन से हमें एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट चाहिए तो अब इससे हमें 2 पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो लेट इसको एक बार मान लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू 0, लेट x1 फिर इक्वल टू 0। जब x1 0 कर देंगे तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, देन x2 इक्वल टू इक्वल टू देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, x2 0 हो जाएगी तो आ जाएगा बचेगा 3x2 इक्वल टू 19। तो x2 इक्वल टू 19/3, 19/3 ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, तो हमारे पास एक बार जब हमने x1 इक्वल टू 0 माना है तो x2 की वैल्यू आ गई है 19/3। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,19/3, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब कि लाइन का समझ एक में पॉइंट। नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं है, चलिए एक बार फिर से समझिएगा, एक मिनट फिर से समझिएगा। सर ये यहाँ लेस पर देन, आपको जो इक्वेशन है 2x, हाँ बोलिए। अरे लेस देन का साइन क्यों हटा दे रहे हैं, सर आपने क्यों हटाया हटा क्यों रहे हैं? लेस देन वाला साइन? आप यहाँ पर देखिए, जो मैं स्टेप बता रहा था सॉल्व करने में, पहला स्टेप है कन्वर्ट ईच इनइक्वलिटी एज इक्वेशन। हमें जो इनइक्वलिटी जो लेस देन इक्वल टू है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन का मतलब कि हमें उसको इक्वलिटी में चेंज करना है। तो इनइक्वलिटी का साइन था हमारे पास क्या, लेस देन इक्वल टू, और इक्वलिटी का साइन क्या होता है, इक्वल टू। तो हमने इनइक्वलिटी हटा दिया लेस देन वाला और हमने इक्वल टू रखा, तो हमारा इक्वेशन बन गया। वो समझ में आया? ओके सर। अब जब हमने इक्वेशन सर बनाया है एक तो बार फिर हमने दोबारा जो, से बता दीजिए। सुनिएगा, जो इनइक्वलिटी है हमारे पास, यहां पर मैं आपको वर्ड में दिखा रहा हूं। ये आपका जो सिंबल बना है लेस देन इक्वल टू, ये दिख रहा है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19। ठीक, अब इसमें से ये जितना मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूं ये इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू। ये मतलब कि ये वैल्यू चेंज हो सकती है। 2x1 प्लस 3x2 है, ये अभी ना तो ना 19 के बराबर है और ना ही 19 से आगे पीछे हो सकता है। ये 19 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 19 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 14 जो भी हो तो वो हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम ये वाली वैल्यू, ये वाला सिंबल हटा देंगे लेस देन इक्वल टू, तो अब यहाँ पर x1 और x2 की जो भी वैल्यूज आएंगी वो केवल 19 के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिएगा फिर से मैं लिख रहा हूं, जो मैंने ये सिंबल लगाया तो इसमें था इसमें जो इसमें वैल्यू रखेंगे वो अपने हिसाब से रख सकते हैं जो 19 के इक्वल हो। अभी 19 के इक्वल हमें निकालने नहीं है, हमें केवल कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सर अभी इस जो आपने बोला तो इक्वेशन जो ये कि लेस देन हम वाला ये साइन कह हटा रहे, के वो वैल्यू हाँ तो रखेंगे जो उसकी वैल्यू 19 के इक्वल टू होनी चाहिए, वैल्यू नहीं रखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2x1 प्लस 3x2 की वैल्यू 19 के इक्वल होना चाहिए। जो भी वैल्यू आएंगी अब वो 2x1 प्लस 3x2 के इक्वल होना चाहिए, वो वैल्यू रखेंगे नहीं हम। ठीक है, अभी देखिए फिर से एक बात समझिएगा, जैसे यहां पर एक लगा था सिंबल x1 लेस देन इक्वल टू 6, समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अभी x की वैल्यू जो है, यहां पर हम, यहां पर x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
x1 की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है अभी, ठीक। अब जब हमने यहां से ये सिंबल हटा दिया तो अब x की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है और वो होगी ये 6। अब जो है x1 की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो होगी 6। अब जब हमने यहां पर अगर बात करें तो 2x1 प्लस 3x2 और यहां पर सिंबल लगा है लेस देन इक्वल टू 19 का, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 19 से लेकर के 19 से नीचे जितनी भी 18, 17, 16, 17, 17.5, 16.5, 15.5, 14.5, 13.5, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है x1 और x2 दोनों को मिला करके। लेकिन अब जब हमने ये कर दिया तो अब यहां पर जो भी वैल्यूज x1 और x2 की आएंगी वो वैल्यूज 19 के बराबर हैं, ठीक है ना। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अब अगर हम यहां पर जैसे हमने लिया x1 इक्वल टू 0, जब x1 इक्वल टू 0 लिया है तो x2 की वैल्यू आ रही है 19/3, 19/3। अब देखिएगा जब x1 0 और x2 19/3, अब दोनों को रखिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19, ठीक है ना। अब सिमिलरली आगे अगर हम इसी को एक बार और पॉइंट निकालना है हमें, जब x2 0 हो, x2 और इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 इक्वल टू 3/2 3/2 नहीं, 19/2। 19/3 आएगी, 19/2 आएगी। हाँ 19/3 और 19/2। अब ये दो वैल्यू है तो जब x1 और x2 क्या है यहां पर देखिएगा, जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा था ये वो कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। पहले मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दूं फिर मैं ग्राफ में बताता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा सर जो वैल्यू 90, आएगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। नहीं डिक्रीजिंग, हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है अभी, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट अभी देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। हाँ यहां पर देखिए कि जो एक्सेस दिख रहे हैं आपको, x1 एक्सेस और x2 एक्सेस, ठीक। अब जो x1 और x2 एक्सेस है, मेन चीज हमें ये है कि जो इक्वेशन दिए हुए हमारे, पहला इक्वेशन है x1 इज लेस देन इक्वल टू 6, दूसरा 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 19, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। ये तीन इक्वेशन है। अब इन तीन इक्वेशन से हमें तीन लाइन ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए कि हम पहला x1 बराबर 6 इक्वलिटी हटा करके, तो जो x1 बराबर 6 है उसकी लाइन कहां से जाएगी? देखिएगा मेरा कर्सर ये इस 6 है, इसके सीधे ये लाइन जाएगी 6 से। कहां पर x1 है? तो x1 आपका कौन सा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ये इसका, ये देखिए 6,0, क्योंकि यहां पर x2 नहीं है तो x2 0 हो गया, तो x2 तो आपका यहीं पर हो गया 6 के यहीं पर, और जो x है वो 6 यहां पर हो गया, ऊपर की तरफ वाली वाली जीरो है वो, ठीक है ना। और ये जो x2 एक्सिस है इसमें x2 की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर जब x है तो ये एक परपेंडिकुलर, जैसे x बराबर y, x बराबर का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर x का। जैसे हम कहें कि y बराबर x है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक x के पैरेलल लाइन जाएगी, x के पैरेलल लाइन जाएगी, ठीक। ऐसे ही हम कहें कि x बराबर y का तो वो y के पैरेलल लाइन जाएगी। तो यहां पर x2 की वैल्यू नहीं है, केवल x की वैल्यू है, x1 की। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो हमने यहां पर 6 पर एक पॉइंट रखा और उससे एक सीधी लाइन हमने खींच दिया। सिमिलरली जब दूसरा इक्वेशन मैंने लिया था 2x1 प्लस 3x2, अब देखिए 2x1 प्लस 3x2, तो जो पहला पॉइंट था वो था 0,19/3, 19/3 की वैल्यू 6.33, ठीक है ना। तो देखिए 6 वाला ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर x1 0 लिया था तो ये हो गया 0, और फिर x2 की वैल्यू, ये x2 ये खड़ी वाली लाइन है ये, तो उसमें 6.33 यहां पर आएगा। तो हमने यहां पर वो पॉइंट एक पॉइंट रख दिया, ये तीर का निशान देखिए, ठीक। ऐसे ही इसी का जब हमने दूसरा पॉइंट निकाला था इसी लाइन का 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 9 दीजिएगा,
तो क्या आया था जब x2 0 लिया था तो x2 0 यहीं रहेगा। 9.5 मतलब कि 19/2 उसकी वैल्यू कितनी आएगी 9.5। तो 9.5 की वैल्यू हमने ये यहां पर रख दिया। अब जो एक आया था 0,19/3 और एक आया था 19/2,0 ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी। तो जो लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन की होगी। कौन सी इक्वेशन 2x1 + 3x2 <= 19। अब ऐसे ही सिमिलर अगर हम तीसरा इक्वेशन देखें तो x1 + x2 <= 8। ठीक, तो इससे क्या बनेगा एक बार x1 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू 0 रहेगी। तो एक पहला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,8। अब फिर जब x2 की वैल्यू 0 लेंगे और x1 की वैल्यू आ जाएगी 8 तो उसका क्या हो जाएगा 8,0। तो ये दोनों यहां से देखिएगा अगली लाइन ये वाली लाइन बन रही है 0,8 और 8,0। तो x1 + x2 <= 8। ये एक इक्वेशन की ये लाइन बन गई। अब तीनों लाइन का इक्वेशन ये बन रहा है। जो तीनों लाइन खींची है उसके हिसाब से ये बन रहा है। अब देखिएगा तीनों लाइन से सब <= हैं। ये जो लाइनें खींची हैं इनकी बाउंड्री है। जैसे जो x1 = 6 है तो उसकी बाई तरफ के एरिया क्योंकि <= 6 तो मतलब कि 6 से कम ये 6 के बराबर तक। तो जो सीधी लाइन खींची है उससे बाई तरफ का एरिया पूरा इसका कवर करेगा ये। फिर दूसरा इक्वेशन 2x1 + 3x2 <= 19। तो जो दूसरी लाइन है वो क्या करेगी जो नीचे आपके जो नीचे की तरफ जो ये आपका जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जो नीचे की तरफ का एरिया मेरा कर्सर देखिएगा ये वाला एरिया ये वाली लाइन है और इससे नीचे का ये सारा एरिया जो ये पीले पीले दो ये एरो दिख रहे हैं ये इस लाइन को कवर करेंगे। तीसरा इक्वेशन कौन सा है x1 + x2 <= 8 वो ये लाइन है। तो इस लाइन से क्या ये वाला एरिया है वो कवर करेगा। ठीक, तो तीनों लाइनों से अब यहां पर ये देखना है कि तीनों लाइनें से कवरेज एरिया कौन सा है। तो देखिएगा अगर हम x1 + x2 मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा x1 + x2 को अगर हम देखें तो ये वाला एरिया है लेकिन इसके अंदर का एरिया नहीं आ रहा। अगर हम 2x1 + 3x2 <= 19 का देखें तो इसमें ये वाला एरिया तो आ रहा है लेकिन इसका ये वाला एरिया नहीं आ रहा है। बाकी बचा x1 <= 6 तो इससे तो सीधा सीधा यहां से आप लाइन ये वाला जो है जो एरो दिख रहा है ऐसे ये सीधा जो x2 लाइन तक है यहां तक का पूरा एरिया ले लीजिए। अब जो तीनों से बाउंडेड रीजन है वो कौन सा होगा वो अगली लाइन में देख लीजिए वो होगा ये वाला। जो तीनों लाइनों से घिरा एरिया है वो केवल इतना है। कौन कौन सा जहां जहां पर ये ब्लैक पॉइंट रखे हैं एक 0 0 ए दूसरा b 6,0 तीसरा c 6,2। जिसे 6,2 है ना ये नापना पड़ेगा। मैंने जब बता रहा था ग्राफिकल मेथड का तो मैंने बताया था कि आपको स्केल या पटरी से मेजर करना पड़ेगा। ये जो 6,2 है ये मेजर करना पड़ेगा। एक ये पॉइंट तीसरा है d 5,3 ये भी मेजर करना पड़ेगा और एक है ये e 0,6.33। तो ये आपके 5 पॉइंट आ गए एक्सट्रीम। अब आपको इस बाउंड्री डिवीजन को करना क्या है कि जितने भी ये पॉइंट हैं ए बी सी डी और ई ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये वाला z = 5x1 + 7x2 इस पर ये पांचों वैल्यू रखनी है। इस पर ये पांचों वैल्यू रखनी है और देखना है कि किस पर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो जब 0 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है वैल्यू। अब जो पॉइंट है जो मैक्स जेड था कितना था 5x1 + 7x2। पहला कॉर्नर पॉइंट ए 0 रखो तो वैल्यू आएगी जेड की 0। जब बी पॉइंट रखेंगे 6,0 तो वैल्यू ऑफ जेड विल बी 30। जब सी पॉइंट रखेंगे 6,2 तो वैल्यू आएगी 44। जब डी पॉइंट रखेंगे 5,3 तो आएगा 46। जब ई रखेंगे पॉइंट 0,6.33 तो वैल्यू आएगी 44.33। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो जेड की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है वो डी पॉइंट पर मिल रही है। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो है x1 = 5 और x2 = 3। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया ग्राफिकल का। ठीक, ये हमारे पास ग्राफिकल का एक सॉल्यूशन आ गया।
तो मेरे ख्याल से अभी काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो कि कहां पर क्या पॉइंट समझ में नहीं आया। मेरी बैटरी कम हो गई, बिल्कुल जरा सी बची है। अगर किसी को कोई समझ में ना आया हो तो पूछ लो भाई। ओके, अनमोल ने कहा कि आ गया समझ में। तो अब क्या करना है हमें, अगर सबकी समझ में आ गया है तो ये एक अगला न्यूमेरिकल और है, इसमें थोड़ा अलग ढंग से दिया है। यहाँ पर z इक्वल टू सिमिलर देखिएगा, मैं केवल जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा इसमें। मैक्स जेड है, इसके बाद क्योंकि एक मिनिमाइजेशन का भी करना है वो भी करेंगे, अगर आज कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम कल करने की कोशिश करेंगे। मैक्स जेड है, जेड इक्वल टू 3p1 प्लस 5p2। सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, p1 इज लेस देन इक्वल टू 4, p2 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक ही एक है इसमें, तो यहाँ पर पहले वाले में p2 की वैल्यू 0, दूसरे वाले में p1 की वैल्यू 0, तो इनसे केवल पैरेलल लग जाएंगे। पहले वाले से जो है अगर हम एक में p1 लेंगे एक में p2, तो एक जाएगी y एक्सिस के पैरेलल और एक जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। हम आगे देखेंगे तो समझ आएगा। अब तीसरा इक्वेशन है 3p1 प्लस 2p2 लेस देन इक्वल टू 18, और सब नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है p1 कॉमा p2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये आपका फंक्शन है, रिव्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये इक्वेशन दिए हुए हैं। हमने जो x एक्सिस है उसको मान लिया p1, जो y एक्सिस है उसको मान लिया हमने p2। ठीक, अब बात करते हैं पहला p1 इक्वल टू 4। तो यहां पर देखिए p1 इक्वल टू 4, यहाँ पर p2 की वैल्यू 0, तो p1 इक्वल टू 4 कामा 0 ये आ गया। मैंने बताया था एक जाएगी y एक्सिस के पैरेलल और एक जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। तो जो ये 4 वाली लाइन दिख रही है ये देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि p2 के पैरेलल है। अब जब p2 इक्वल टू 6 लेंगे तो ये सीधी सी बात है कि ये कर्सर जैसे मेरा ऐसे जा रहा है, ये x एक्सिस मतलब कि p1 के पैरेलल होगी। अगला देखिए ये जा रही है p2 इक्वल टू 6, ये p1 के पैरेलल जा रही है। अब सिमिलरली जब इससे हम तीसरे इक्वेशन से पॉइंट निकालेंगे तो एक बार p1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास p2 की वैल्यू आ जाएगी 9, और जब p2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 6। तो एक कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,9 और एक आएगा 6,0। तो अब इससे देखिए कौन सी लाइन बनेगी, ये देखिए। ठीक, जब p1 0 तो p2 9, ऐसा ही है ना सर? इन दोनों की अगर वैल्यू रखेंगे इस सिचुएशन में तो सर P1 और P2 की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन रखेंगे तो 18 प्लस 18 नहीं 3 4 12 सर 24 आ जाएगा। फिर वो आपने प्लॉट कैसे किया पॉइंट्स? इनकी वैल्यू नहीं रखनी है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे पहला पहला देखिए, जो पहला है p1 इक्वल टू 4, ठीक है ना, जो इक्वेशन है हमने p1 इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, उसमें से Yes, sir. हमको उसको इक्वेशन में चेंज करना है, तो हमने उसको कर लिया p1 बराबर 4, वहां पर p2 की वैल्यू 0, तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। ठीक, दूसरा है p2 इक्वल टू 6, जब p2 इक्वल टू 6 है तो वहां p1 की वैल्यू 0 है, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट आ गया। अब जब हम अगला पॉइंट निकालेंगे, अब हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, ये वाला। अब इसमें से देखिए ये गड़बड़ कर रहा है हमारा पॉइंट, समझ रहे हैं? यस सर। ये पॉइंट हमारा हाँ गड़बड़ कर रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे p1 और p2 की वैल्यू है वो रख करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। यस सर। तो जैसे p1 की वैल्यू 12, सर 24 टोटल आएगा। हाँ तो एक कितना आ जाएगा 24 24, और उसे डिवाइड करो तो कितना आएगा। नहीं, दोनों की वैल्यू इकट्ठे थोड़े ना रखनी है, हमें एक एक करके वैल्यू रखनी है। ओके सर।
तो एक एक वैल्यू रखो, बताओ कितना आएगा। सर 3, थ्री, P1 की 3 आ रही है। ठीक है। P1, अगर P2 रखो नहीं सर, P2 की 3 है, इसमें P2 की 3 है। एक की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 2,6 और एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 6,0। ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। ओके सर। तो ये जो हम लाइन जो खींच रहे हैं, देखिए अब जो ये लाइन बना रहे हैं, अब इन तीनों के अंतर्गत जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला आएगा, ए बी सी डी ई। अब ये तीनों पॉइंट ए बी सी डी ई, इन तीनों को हम फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पर जो 3P1 प्लस 5P2 है, उसमें से जिसमें से इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। सीधा से सिंपल एक फंडा और समझ लीजिए इसका, कि जब कोई भी ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो पहले तो उसमें दो ही वेरिएबल होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर P1 P2 दिया हुआ है, पीछे X1 X2 दिया हुआ था, XY दिया होगा, इस तरह से दो वेरिएबल होंगे। आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको आपकी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो वो जाएगी अंदर की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ आपका एरिया जाएगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो बाहर की तरफ का एरिया जाएगा। मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ
हाँ, तो देखिए जो इसमें से जो है, जिसमें हमारे जिस कोऑर्डिनेट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू अगर मैक्सिमाइज है, अगर मैक्सिमम फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जिस कोऑर्डिनेट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं मिनिमम का, क्योंकि इसमें थोड़ा ये जो मैक्सिमाइज फंक्शन है उससे हम थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इसमें वो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे जिसकी वैल्यू मिनिमम, जो हमारे जेड की वैल्यू मिनिमम दे। ठीक, अब देखिएगा जैसे इसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है मिनिमाइज जेड, हमारे पास ये दिया हुआ है मिनिमाइज जेड, जेड इक्वल टू mx1 प्लस 2x2, फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहां पर सिंबल देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अभी तक क्या था लेस देन इक्वल टू 10, अब यहां पर सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब यहां पर जो बाउंडेड रीजन होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 4x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एंड थर्ड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड द नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट इज x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और 3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट दिया हुआ है। अब देखिएगा पहले इक्वेशन से निकालिए, जब x1 0 है, जब x1 0, मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लूं और फिर इसके बाद जो है वहां पर वर्ड में जो है हम इसको Ctrl+C और यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं जरा। ये देखिए ये है, मान लीजिए तो पहला एक बार x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, तो x2 कितना आएगा, x1 0 तो x2 इक्वल टू 2। ठीक, इसमें देखिएगा इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 5x2 इक्वल टू 10, तो x2 इक्वल टू 2, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 0,2। ठीक, फिर इसी का दूसरा, जब x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 0, सर स्क्रीन तो प्रिंट करिए। पिन अभी नहीं सो रही क्या? नहीं सर, एक सेकंड, अब दिख रही है? हाँ सर अब दिख रही है। ठीक, तो जो हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो हम इसमें एक बार लेट करते हैं x1 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 5, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,2। सिमिलरली अब दूसरी बार करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू 0 मान ले, जरा इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। हाँ, x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू ये वाला 0 हो गया, कितना आ जाएगा 5, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5,0। ठीक, हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए पहले इक्वेशन से, मतलब कि पहले इक्वेशन की हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, एक लाइन हमारी बन गई हमारे, क्योंकि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बन गए हैं हमें। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है 4x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बात करते हैं 4x1, तो एक बार x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0,
तो x2 इक्वल टू, अब यहां पर देखिएगा ये आएगा -x2 इक्वल टू 12, मतलब ये आ जाएगा माइनस का x2 इक्वल टू 12। अब ये यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट काम आएगा, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट यहां पर काम आएगा। ठीक, जब नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट काम, कुछ लोग रह गए हैं, चलिए, तो ये हमें यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हम ये समझाना चाहते थे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये नीचे एक कंडीशन लिखी है कि x1, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, जब हम इसको 0 से बड़ा लेना है, हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना है, तो जो इसका हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा 0,12 बनेगा। ये माइनस का 12 नहीं होगा। सिमिलरली जब इसका दूसरा 0 करेंगे, x2 इक्वल टू 0, सर 3 आंसर है। हाँ, तो उसका जो है, अब ऐसे ही इसका तीनों x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 0, 3,0, हाँ 3,0 इसका आ जाएगा इक्वल टू 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 3,0। ऐसे ये सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे और उससे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइनें बनेगी। देखिए ये पूरा एक इस तरह का रीजन बन जाएगा। अब देखिएगा हमने बताया था इस चीज को लेकर के कि ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसको पहले बड़ा कर दूंगा। देखिए कर्सर को देखिएगा, अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो ये इस तरफ का एरिया जाता है, इस तरफ का जो अंदर की तरफ है, लेकिन अब चूंकि ये ग्रेटर देन है तो ये बाहर की तरफ का एरिया जाएगा, बाहर की तरफ का। अब देखिए जैसे ये वाला अगर एरिया लेते, मेरा कर्सर घूम रहा है, अगर ये वाला एरिया लेते तो जो ये वाली लाइन है इसमें ये वाला इस लाइन को कवर नहीं कर पाता, जैसे अगर ये वाला एरिया लेते। लेकिन जो ये वाला एरिया है तो देखो इस लाइन से भी, इस लाइन से भी, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला एरिया आपका फीजिबल रीजन बनेगा। अब इस वाले एरिया में कितने पॉइंट आ रहे हैं, इसमें पॉइंट आ रहे हैं 1 और 2, बस यही पॉइंट आ रहे हैं। ठीक, तो अब ये हमें 2 पॉइंट पर हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी मिनिमम दे सकती है। हम एक बार रखेंगे 35/11, 8/11 जेड बराबर पर, और एक बार रखेंगे 5,0। तो जिस पर हमारी वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारे पास उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमें इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और ये हमने आपको केवल गिवन एग्जाम्पल दिए, मतलब कि यहाँ पर अभी जो आपके फंक्शन दिए हैं मिनिमाइज जेड और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये बने बनाए इक्वेशंस दिए हुए हैं। हम आगे अभी 1-2 सवाल ऐसे करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है प्लस उसको सॉल्व भी करना है। अगर ग्राफिकल मेथड का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के साथ आएगा। अगर हो सकता है आप लोग लकी हुए तो सीधा सीधा दे दें और उसमें ही लॉन्ग में पूछ ले, लेकिन ये पूछता 4 नंबर वाले में है। अभी इस साल जो आया था वो 4 नंबर में आया था। अभी पिछले जो मार्च में, अप्रैल में पेपर हुए हैं, तो ओआर के पेपर में ग्राफिकल मेथड आपका 4 नंबर में आया था। तो आप लोगों को अब अगर फॉर्मुलेशन के साथ देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, और अगर ऐसे बना बनाया फॉर्मुलेट मॉडल दे देगा तो फिर वो आपको शॉर्ट में पूछेगा। ठीक, तो इसके 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम उसमें से फॉर्मुलेशन भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए ये आपका पॉइंट है, हमें जेड मिनिमम करना था, तो एक था 35/11, 8/11, इससे वैल्यू कितनी आ रही है 191/11, दैट इज 17.364, और 5,0 से कितनी आ रही है 25। तो दोनों में से मतलब कि 25 और 17.364 में से
17.364 कम है। अगर ये कम है तो फिर हमारे पास क्योंकि मिनिमाइज का फंक्शन था ये, ठीक, ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये ठीक, MIN मिनिमाइज, ये मिनिमाइज का फंक्शन था, तो इस पर हमारा मिनिमम आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए जो हमने अभी वो किया था इंटीजर प्रोग्रामिंग का, अब इंटीजर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ये जो 17.364 आया है, 17.364, अब ये एक ऐसी वैल्यू है, अगर हम ये कहीं पर्सन या मशीनरी में इस्तेमाल कर रहे होते तो हम इस वैल्यू को लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर और उस इंटीजर प्रोग्रामिंग के जरिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसको 17 लेना है या 18 लेना है, कौन सा बेटर होगा हमारे लिए। जैसे मिनिमाइजेशन का तो हम 17 ले रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन का होता और इसमें इतना ही आ रहा होता तो फिर हम उसको 18 करते फिर 19 करते, ये हम इस चीजों को ध्यान रखते हैं। तो ये टेक्निक्स हमारी इस तरह से इंडस्ट्री में काम आती हैं। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल सोल्यूशन। इसके अलावा फिर एक दो न्यूमेरिकल अभी और करेंगे। ये देखिए मैक्स का है, इसका पूरा मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं बना बनाया, ये आपका दिया हुआ है। इसमें केवल कितने दो ही सब्जेक्टिव कांस्टेंट है और ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो इसमें देखिए दोनों से बाउंडेड रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू का है। बट हाँ हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी कभी इक्वेशन में ये भी होता है कि दोनों में से एक ग्रेटर देन इक्वल टू का और एक लेस देन इक्वल टू का हो, तो जो लेस देन इक्वल टू का होगा वो अंदर का बनाएंगे और जो ग्रेटर देन इक्वल टू का हो वो बाहर की तरफ बनाएंगे, फिर दोनों को मिला करके देखेंगे कि कौन सा कॉमन शेडेड रीजन आ रहा है। इसमें अगर हम यहां पर देखें तो इसमें क्या है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों से ही बाहर का जाएगा। देखिए जो नीचे वाले से है तो ये वाला एरिया बाहर को जा रहा है, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और जो ऊपर वाला एरिया है तो वो दूसरे इक्वेशन से बाहर की तरफ जा रहा है, तो दोनों इक्वेशन से मिलाकर के जो बाहर का रीजन बनेगा, अब उसमें से हमें पॉइंट ढूंढने हैं। अब यहां पर हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं कौन कौन से हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अब यहां तक अगर किसी की कोई समझ में ना आ रहा हो तो पूछ ले, क्योंकि अभी ग्राफिकल को हम और अभी चलाएंगे एक या दो दिन। कल जो है एक फॉर्मुलेशन का प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसका हम, उसमें पूरा फॉर्मुलेट करने के बाद और फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। किसी की कोई क्वेरी? अगर कोई क्वेरी नहीं हो तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का फॉर्मुलेशन विद सॉल्यूशन। ठीक है, सब लोग जो जो जिन जिन लोगों ने आज क्लास ली है जरा वो अपने नाम लिख दें ताकि मैं अटेंडेंस में उसका मार्क कर लूँ। चैट सेक्शन में जाकर के सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। सेक्शन ए, अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ये देखिए ये एक और न्यूमेरिकल है, लास्ट एग्जांपल है, ये मिनिमाइजेशन का है। इसमें 3 इक्वेशंस के साथ दिया हुआ है और तीनों ग्रेटर देन है, और इसका फिजिबल सॉल्यूशन
ये रहा। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, देखिएगा इसमें से जो है एक लेस देन इक्वल टू का है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का है। जो दूसरा इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, और जो एक दिया है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब अगर हम इसमें देखें तो जो ये नीचे वाली इक्वेशन है 4x1 प्लस 3 उससे अंदर की तरफ का जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, और जो 2x1 प्लस x2 है वो बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है। तो अगर इसमें से देखें तो इसमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन साइडेड रीजन बनेगा ही नहीं। जब कॉमन साइडेड रीजन में बनेगा ना तो इसके पॉइंट ही नहीं निकलेंगे, जब पॉइंट नहीं निकलेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है इनफीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये जो हमारा एक इनफीजिबल सॉल्यूशन का है। जैसे ये वाला सॉल्यूशन है, इसमें जितने भी पॉइंट है सब अनबाउंडेड एरिया में ही पड़ेंगे। यहाँ पर हम किसी पर भी बता नहीं सकते कि कौन सा मैक हमारा मैक्स होगा, इसका हम नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाएगा अनबाउंड सॉल्यूशन। जैसे इसमें है, इसमें हमारे पास अनबाउंडेड तो है लेकिन हमारे पास एक मिनिमम वो पॉइंट निकल आता है वो, तो अनबाउंडेड फीजिबल सॉल्यूशन है ये वाला कहलाएगा। तो इसको एक बार हम जो है इसी को कल एक बार और देखेंगे और इसमें से थोड़ा और लेकर के फिर जो फॉर्मुलेशन वाली होगी वो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नो सर। ओके चलिए, तो थैंक यू फॉर टुडेज योर कोऑपरेशन। सर पीपीटी भेज दिएगा। हाँ ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम पर, ये हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से रिट्रीव कर लीजिए। थैंक यू मैं सर। अभी शेयर किए दे रहा हूँ, अभी तुरंत आपके उसमें ये पहुंच गई। आप गूगल क्लासरूम चेक कर लीजिए, हो जाएगा ये फाइल। ये मैंने आपके गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दिया है पीपीटी को, आप लोग इसको रिट्रीव कर लीजिएगा। थैंक यू सर। ये हो गया। और कल जो हम पढ़ाएंगे उसकी पीपीटी हम आज शाम तक बना करके उसको भी सेंड कर देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू Okay, sir. क्लास।